हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंसान की जो रोमन राष्ट्र के लिए खौफ का प्रतीक था। एक ऐसा इंसान जिसे इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में गिना जाता है और जिसकी रणनीतियों ने रोम की बड़ी बड़ी सेनाओं को ही नहीं बल्कि आम नागरिकों के मनोबल को भी तोड़ कर रख दिया था। आज हम बात करेंगे कार्थेज के प्रसिद्ध सेनापति हैनिबल बारका की। हेलो दोस्तों, एपिसोड 2 हैनिबल बारका में आपका स्वागत है। तो कहानी शुरू होती है कार्थेज राज्य में, जहां हैनिबल का जन्म हुआ 247 बीसी में। कार्थेज राष्ट्र अफ्रीका के उत्तरी इलाके में मेडिटेरेनियन सागर यानी भूमध्य सागर के तट पर स्थित था। यहाँ किसी ज़माने में कार्थेज हुआ करता था। आज वहाँ टूनीशिया नाम का देश है। कार्थेज अपने समय में इस इलाके का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था, खास करके समुद्री व्यापार, और यहाँ के लोग फिनीशियन सभ्यता का हिस्सा थे। कार्थेज ने मेडिटेरेनियन सागर के व्यापार पर एक मजबूत पकड़ बना ली थी, जिसके कारण वो एक बहुत अमीर और शक्तिशाली राज्य बन चुका था। ये बात इस क्षेत्र की उभरती महाशक्ति रोम को चुभने लगी थी। इसलिए 264 बीसी में दोनों के बीच में युद्ध छिड़ गया। इसे पहला प्यूनिक युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में कार्थेज की हार हुई। इससे कार्थेज की बेइज्जती तो हुई, पर साथ ही उन्हें कई लाभदायक और धनी क्षेत्रों से हाथ धोना पड़ा। उन्हें रोम को एक आर्थिक हर्जाना भी देना पड़ा, और ये थी वो तनावग्रस्त स्थिति जिसके चलते हैनिबल का जन्म हुआ। हैनिबल के पिता का नाम था हैमिलकार बारका, और वो कार्थेज के एक जाने माने सेनापति थे। उन्होंने पहले प्यूनिक युद्ध में एक अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि पहले प्यूनिक युद्ध में कार्थेज की हार हुई थी, हैमिलकार अभी भी काफ़ी लोकप्रिय थे, पर उनके विचार और नीतियां कार्थेज समाज के अमीर लोगों को पसंद नहीं आई, और इसके कारण उन्हें काफ़ी राजनीतिक मुसीबतों का सामना करना पड़ा। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए और कार्थेज की आर्थिक हालत सुधारने के लिए हैमिलकार ने हिस्पैनिया जाने का फैसला किया। दोस्तों, हिस्पैनिया के क्षेत्र को आइबेरियन पेनिनसुला के नाम से भी जाना जाता है, और आज यहाँ स्पेन नाम का देश है। 9 साल के हैनिबल ने जब अपने पिता से साथ जाने की मांग की, तो हाँ कहने से पहले कहा जाता है उसके पिता ने उससे वचन लिया कि वो रोम को कभी भी चैन की सांस नहीं लेने देगा। हैनिबल के पिता हैमिलकार ने आइबेरिया में एक मजबूत पकड़ बना ली थी, पर 228 बीसी में एक लड़ाई के दौरान हैमिलकार की मृत्यु हो गई। कार्थेजिनियन सेना की बागडोर अब हैमिलकार के दामाद हैसड्रुबल के हाथ में आई, पर 221 बीसी में उसकी भी हत्या कर दी गई, और इसी के साथ हैमिलकार के सैनिकों ने हैनिबल को अपना नया सेनापति घोषित कर दिया। वो हैमिलकार की बहुत इज्जत किया करते थे, और अब उनके लिए हैमिलकार अपने बेटे हैनिबल के रूप में फिर से उनका नेतृत्व करने के लिए लौट आए थे। हैनिबल ने अपने पहले कुछ साल हिस्पैनिया को पूरी तरह से काबू करने में निकाले। उसे एक के बाद एक स्थानीय दलों से लड़ना पड़ा, और वो जीत पे जीत हासिल करता रहा। आइबेरिया में हैनिबल के रूप में कार्थेज की बढ़ती हुई शक्ति एक बार फिर रोम को चुभने लगी। पहले प्यूनिक युद्ध के बाद रोम और कार्थेज के बीच एक समझौता हुआ था। उसके तहत आइबेरिया में इब्रो नदी के दक्षिण का क्षेत्र कार्थेज का था और उत्तर का इलाका रोम का। पर अचानक ही रोम ने घोषणा की कि सगुंटम नाम का शहर, जो कार्थेज के इलाके में था, वो अब रोम का संरक्षित राज्य था। यानी सगुंटम पे हमला करना मतलब रोम पे हमला करना। रोम ने यह सिर्फ हैनिबल की बढ़ती शक्ति पर रोक लगाने के लिए किया था, पर हैनिबल रोम से भी 2 कदम आगे था। वो खुद रोम पर हमला करना चाहता था, और उसने रोम की इस घोषणा को उनके समझौते का उल्लंघन माना और 219 बीसी में सगुंडम पर आक्रमण कर दिया। सगुंडम से लूटा गया खजाना उसने बड़ी चतुरता से अपनी मातृभूमि कार्थेज को भेज दिया। इससे उसकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। रोम ने गुस्से में जब कार्थेज से हैनिबल की मांग करी, तो कार्थेज की सभा ने यह मांग ठुकरा दी, और इसी के साथ 218 बीसी में दूसरा प्यूनिक युद्ध शुरू हो गया। युद्ध शुरू होने से कुछ साल पहले रोम ने इटली के उत्तरी क्षेत्र में गॉल्स नाम के समुदाय पर विजय पाकर पो वैली और सिस एल्पाइन गॉल के इलाकों पर कब्जा जमा लिया था। अब उत्तरी इलाके सुरक्षित थे, और रोम ने अपना ध्यान दक्षिण में अफ्रीका और सिसिली की ओर मोड़ा। सिसिली इटली के पास का एक द्वीप है, जिसे पहले प्यूनिक युद्ध में रोम ने कार्थेज से जीता था। रोम को विश्वास था कि कार्थेज इसी दिशा में आक्रमण करेगा, पर हैनिबल के मन में कुछ और ही था।
उसने रोम का ध्यान अफ्रीका और अपनी मातृभूमि से हटाने के लिए सीधे रोम के घर इटली में घुसकर उस पर वार करने का निर्णय लिया। यह आसान नहीं होने वाला था। रास्ते में कई नदियां, पहाड़ और खूंखार जनजातियां थीं। किसी आम इंसान के लिए तो यह लगभग नामुमकिन था, पर हैनिबल बारका कोई आम इंसान नहीं था। हैनिबल अब उत्तर की ओर चलने लगा और उसने इब्रो नदी और पिरेनीज पहाड़ पार कर लिए। पिरेनीज पहाड़ आज लगभग स्पेन और फ्रांस की सीमा पर हैं। हैनिबल अब रोन नदी के किनारे पहुंचा, जहां उसका सामना एक वोल्काई नाम के समुदाय से हुआ, जो रोम के सहयोगी थे। यहां हमें हैनिबल की चतुरता का एक नमूना देखने को मिला, जब उसने वोल्काई सेना को दो तरफ से घेर कर आसानी से हरा दिया। हैनिबल की सेना, जिसमें सैनिक, घुड़सवार और लड़ाकू हाथी थे, अब नदी पार कर गई। हैनिबल के इरादों की भनक रोमन राष्ट्र को लग चुकी थी। उसे रोकने के लिए उन्होंने हिस्पैनिया में एक विशाल सेना भी भेजी और उसका पीछा करने की कोशिश भी की, पर बहुत देर हो चुकी थी। हैनिबल बहुत आगे निकल चुका था और रोमन सेना इटली पर होने वाले आक्रमण के लिए तैयारी करने लगी। हैनिबल अब वो करने जा रहा था जिसके लिए वो शायद सबसे ज़्यादा मशहूर है। वो एल्प्स पर्वत श्रृंखला पार करने वाला था, अपनी विशाल सेना के साथ, जिसमें करीब 38,000 सैनिक, 8,000 घुड़सवार और 38 लड़ाकू हाथी थे। अब ये साहस था या पागलपन, ये फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। हैनिबल ने पहाड़ों के बीच से क्या रास्ता लिया, वो अभी भी चर्चा का विषय है, पर जो बात हम दावे के साथ कह सकते हैं वो ये है कि हैनिबल की सेना को घातक ठंड और बर्फीली हवाओं के साथ साथ पहाड़ों में रहने वाली जनजातियों के हमलों का भी सामना करना पड़ा। ये लोग कभी तीर चलाते थे तो कभी ऊंचाइयों से बड़े बड़े पत्थर लुढ़का देते थे। ये सफ़र हैनिबल को बहुत भारी पड़ा। सही आंकड़े अभी भी चर्चा का विषय है, पर उसने एल्प्स पार करते करते करीब 10 से 18,000 सैनिक, 2 से 4,000 घुड़सवार और कई लड़ाकू हाथी गंवा दिए। और जो सेना बची थी उसकी भी हालत कुछ खास नहीं थी। वो भूखे प्यासे थके हारे आ पहुंचे थे महाशक्ति रोम के घर में, उनकी विशाल सेना से युद्ध करने। हैनिबल आने वाली चुनौती के लिए नए सैनिक और सामान इकट्ठा करने में लग गया। उसे अपनी पहली चुनौती के लिए ज़्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। नवंबर 218 बीसी में टिकिनस की लड़ाई में हैनिबल का सामना रोम की एक सेना से हुआ। इसका नेतृत्व कर रहा था पुब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो, और उसके साथ उसका बेटा भी था, उसका नाम भी स्किपियो था। इस लड़ाई में हैनिबल ने बड़ी कुशलता से अपने नुमिडियन घुड़सवारों के इस्तेमाल के जीत हासिल कर ली। पिता स्किपियो की जान जाने वाली थी, पर एन मौके पर बेटे स्किपियो ने आकर उसे बचा लिया और वो दोनों वहां से भाग निकले। इस जीत के बाद इस इलाके के छोटे मोटे गौल समुदाय के लोग हैनिबल की सेना में आकर शामिल होने लगे। ये लड़ाई एक तरह से ट्रेलर थी। यहाँ हमें हैनिबल की कुशलता देखने को मिली और यहाँ हमारी मुलाकात बेटे स्किपियो से भी हुई, जो आगे चल के एक अहम भूमिका निभाने वाला था। स्किपियो ने भागकर ट्रेबिया नदी के किनारे शिविर बनाया और रोमन संसद ने टाइबीरियस सेम्प्रोनियस लॉन्गस के नेतृत्व में एक और सेना भेजी उसकी मदद के लिए। हर साल रोम के लोग 2 कौंसल का चुनाव करते थे। ये 2 कौंसल उस साल के लिए परम अधिकारी होते थे और सारे सैन्य अभियानों का जिम्मा इनके सर होता था। इस साल के 2 कौंसल ये स्किपियो और लॉन्गस थे। कहा जाता है कि ट्रेबिया के युद्ध से पहले स्किपियो और लॉन्गस में काफ़ी बहस हुई रणनीति को लेकर। स्किपियो धैर्य से काम लेना चाहता था और लॉन्गस सीधे ही हैनिबल पर हमला करना चाहता था। आखिर में स्किपियो के घायल होने का फायदा उठाकर लॉन्गस ने सेना का नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अब महीना हो चुका था दिसंबर, और दिसंबर में इटली के इस भाग में काफ़ी सर्दी और बर्फबारी होती है। ऐसी ही एक ठंडी सुबह रोमन सैनिकों की नींद अचानक से खुली जब उन्हें एहसास हुआ कि हैनिबल के घुड़सवारों ने उनके शिविर पर हमला कर दिया है। रोमन शिविर ट्रेबिया नदी के एक किनारे पर था और हैनिबल की सेना दूसरी तरफ थी। रोमन घुड़सवारों ने हैनिबल के घुड़सवारों का पीछा करते करते नदी पार कर ली और बाकी की सेना को भी उनके पीछे नदी पार करने का आदेश मिला। ना उन्होंने सुबह से कुछ खाया था और ना उनकी नींद ठीक से खुली थी, पर उन्होंने नदी पार करना शुरू किया। हालांकि ये नदी गहरी नहीं थी, पर इसका पानी बिल्कुल बर्फीला था। वो कांपते कांपते जब दूसरी तरफ पहुंचे तो उन्हें हैनिबल की सेना युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार मिली। ये सब हैनिबल की चाल थी। हैनिबल की सेना में करीब 20 से 28,000 सैनिक, 10,000 घुड़सवार और शायद 37 हाथी थे। हाथियों का इस लड़ाई में क्या योगदान था ये स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ रोम की सेना में करीब 36,000 सैनिक और 4,000 घुड़सवार थे। लॉन्गस को विश्वास था कि उसके पास ज़्यादा सैनिक होने के कारण वो आसानी से हैनिबल को हरा सकता है। दोनों सेनाएं अब आमने सामने थी।
हैनिबल ने अपनी सेना के सबसे कमज़ोर गॉल सैनिक पंक्ति के बीच में रखे थे। उनके दोनों तरफ थी अनुभवी सैनिकों की टोलियां और कोनों में थे घातक घुड़सवार। रोमन सेना के सबसे अनुभवी सैनिक उनकी पंक्ति के बीच में थे, जैसे अक्सर हुआ करते थे। उनके दोनों तरफ थे लाइट इन्फेंट्री और कोनों में थे उनके घुड़सवार। हैनिबल की सेना अपने स्थान पर डटी रही और उसने रोमन सेना को भागकर उन पर आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। दोनों सेनाएं आपस में टकराई। रोम के अनुभवी सैनिकों ने केंद्र में हैनिबल के कम अनुभवी सैनिकों को पीछे धकेलना शुरू किया। हैनिबल ने फिर कोनों में अपने शक्तिशाली घुड़सवारों को आगे बढ़ने को कहा। उन्होंने पहले रोमन घुड़सवारों को मार भगाया और फिर वापस मुड़कर रोमन सैनिकों को घेरना शुरू कर दिया। रोम के अनुभवी सैनिक केंद्र में अभी भी तबाही मचा रहे थे, पर यहाँ हैनिबल ने अपने पूरे पत्ते खोले। उसने अपने भाई मेगो के नेतृत्व में 1000 सैनिक और 1000 घुड़सवार पास की झाड़ियों में छुपा दिए थे। मौका देखकर वो वहां से बाहर निकले और उन्होंने रोमन सेना को पूरी तरह से घेर लिया। अब यहाँ कुछ अजीब हुआ, कैसे ये पता नहीं, पर केंद्र में जो रोमन सैनिक थे वो हैनिबल की सेना की पंक्ति का बीच का भाग चीर कर सीधे ही चलते गए युद्ध के मैदान से बाहर। बाकी रोमन सैनिकों में भगदड़ मच गई। हैनिबल की सेना ने उन्हें घेर कर खत्म कर दिया। ट्रेबिया के युद्ध में हैनिबल ने 3 से 5,000 सैनिक खोए और लगभग सारे हाथी भी खो दिए, पर रोम ने करीब 25 से 30,000 सैनिक खोए। अब हैनिबल ने एक के बाद एक दोनों कौंसल सेनाओं को मात दे दी थी और रोम के लिए यह बहुत चिंता का विषय था। अब साल हो गया था 217 बीसी और रोम के इस साल के 2 कौंसल थे, नयस सेविलियस जेमिनस और गायस फ्लेमिनियस। इन दोनों के लिए नई सेना तैयार की गई और लॉन्गस की सेना का बचा कुचा हिस्सा भी इन सेनाओं में आकर शामिल हो गया। हैनिबल की सफलता इस उम्मीद पर टिकी थी कि जैसे जैसे वो जीतता जाएगा उन इलाकों में रोम के जो दुश्मन हैं वो उसकी सेना में आकर शामिल हो जाएंगे। इसके लिए उसे कुछ बड़ा करना था, पर रोम की सेनाओं ने उत्तर में आकर उससे लड़ने से इनकार कर दिया था। वो जानते थे कि वो इलाका उनके लिए सुरक्षित नहीं है और उन्हें विश्वास था कि वो रोम पर आक्रमण करना चाहता है। इसलिए उनकी सेनाएं उत्तर से इटली के केंद्रीय क्षेत्रों में आने वाले दोनों रास्तों पर तैनात थी। जेमिनस की सेना थी अर्मीनियम में जो पूर्व दिशा में था और फ्लेमिनियस की सेना थी दक्षिण में अरेटियम में। बीच में थे एपेनाइन पहाड़ और पश्चिम में थी आर्नो नदी की घाटी जो सर्दी के महीनों में बाढ़ के कारण दलदल बन जाती है। दोनों ही रास्तों में रोमन सेनाएं थीं जो न सिर्फ हैनिबल के लिए तैयार थीं बल्कि खबर मिलते ही एक दूसरे की मदद के लिए भी आ सकती थी। हैनिबल तो हैनिबल था। उसने तीसरा रास्ता चुना, पहाड़ों और दलदल से होता हुआ। सैनिक काफ़ी दिन तक चलते रहे, बिना रुके बिना सोए। काफ़ी तो बीमारियों का शिकार भी हुए। हैनिबल ने खुद एक संक्रमण के कारण अपनी एक आंख खो दी। फिर कुछ ही दिनों में वो फ्लेमिनियस के इलाके में आ पहुंचा और आसपास के गांवों और शहरों में तबाही मचाने लगा। वो चाहता था कि जेमिनस के वहां पहुंचने से पहले वो फ्लेमिनियस के साथ युद्ध कर सके। जब ऐसा नहीं हुआ तो उसने फ्लेमिनियस के शिविर को पार करके रोम की ओर चलना शुरू कर दिया। फ्लेमिनियस पहले से ही गुस्से में था कि जिस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए वो वहां आया था वो उसे बचा नहीं पाया और अब हैनिबल उसके सामने से रोम की ओर जा रहा था और ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसलिए वो तेजी से हैनिबल का पीछा करने लगा। फ्लेमिनियस हैनिबल का पीछा करते करते ट्रेजमीन झील के किनारे पहुंचा। उसने दूर एक पहाड़ पर रात को हैनिबल के शिविर की रोशनी देखी और अगले दिन झील के किनारे तेजी से हैनिबल की ओर बढ़ने लगा। सुबह काफ़ी धुंध थी और उसकी सेना एक लंबी कतार में चल रही थी। उनके एक तरफ झील थी और दूसरी तरफ पहाड़ और जंगल। धुंध में एकदम से ही सेना का आगे का हिस्सा हैनिबल की सेना की एक टुकड़ी से जा टकराया और लड़ाई शुरू हो गई। कतार के बीच और पीछे के हिस्से को तो पता भी नहीं था कि आगे हो क्या रहा है। इतने में उन्हें जंगल में खलचल महसूस हुई और अचानक ही हैनिबल की पूरी सेना उन पर टूट पड़ी। रोमन सेना इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। करीब 15,000 सैनिक मारे गए, कुछ तलवार से और कुछ पानी में डूबकर। करीब 15,000 सैनिकों को बंदी भी बना लिया गया। रोमन सेना का आगे का हिस्सा भाग निकलने में सफल तो हुआ, पर कुछ दिनों बाद वो भी पकड़ा गया। फ्लेमिनियस भी मारा गया और हैनिबल ने सिर्फ 2,500 सैनिक खोए। आप समझ ही गए होंगे कि जो रोशनी फ्लेमिनियस ने पिछली रात देखी थी वो एक धोखा था। हैनिबल की सेना अंधेरे में घूमकर वापस आ गई थी और पहाड़ के ऊपर जंगल में चुपचाप बैठी थी और जैसे ही उन्हें संकेत मिला उन्होंने आक्रमण कर दिया। ट्रेसिमीन के युद्ध के बाद रोम की चिंता खौफ में बदल रही थी। रोम के लिए स्थिति काफ़ी गंभीर थी और इससे निपटने के लिए उन्होंने 217 बीसी में क्विंटस फैबियस मैक्सिमस वेरोकोसस को डिक्टेटर नियुक्त किया। दोस्तों, उस समय डिक्टेटर का वो मतलब नहीं होता था जो आज है। रोमन राष्ट्र में डिक्टेटर के पास राष्ट्र का पूरा नियंत्रण तो होता था,
पर उसे नियुक्त किया जाता था 6 महीने के लिए या फिर किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए। फैबियस ने डिक्टेटर बनने के बाद फैसला किया कि वो हैनिबल से खुले मैदान में नहीं मिलेगा, बल्कि छोटी छोटी लड़ाइयाँ करके धीरे धीरे उसकी सेना को खत्म करेगा। इसे अंग्रेजी में वॉर ऑफ अट्रिशन कहते हैं। हैनिबल इस योजना के चलते इटली में खुला घूमकर तबाही मचा रहा था। रोमन संसद को फैबियस की योजना कायरता लगी। वो जल्दी से आर्या पार का युद्ध करके हैनिबल को हराना चाहते थे। उन्हें यह भी डर था कि हैनिबल को जितनी छूट दी जाएगी उतना ही रोम के दुश्मन उसकी ओर आकर्षित होंगे। उन्होंने फैबियस के 6 महीने पूरे होने के बाद 216 BC में 2 नए कौंसल गायस टेरेंशियस वारो और लूशियस एमिलियस पॉलस का चुनाव किया। उन्होंने एक नई और विशाल सेना भी तैयार की जिसमें करीब 86,000 सैनिक थे। हैनिबल ने इटली के दक्षिण में कैनी नाम के एक महत्वपूर्ण गांव पर कब्जा कर लिया था। रोमन सेना उसका सामना करने वहां पहुंची। रोमन कानून के अनुसार दोनों कौंसल को एक एक दिन सेना का नियंत्रण मिलता था। कहा जाता है इसमें पॉलस धैर्यवान था और वारो युद्ध के लिए उतावला। हैनिबल ने कई बार रोमन सेना को युद्ध के लिए मजबूर करने की कोशिश करी और आखिर में एक दिन वारो के नेतृत्व में सेना युद्ध के मैदान में उतर आई। वारो की योजना ये थी कि वो हैनिबल की सेना पंक्ति को बीच में से चीर देगा और फिर दोनों भागों को घेर कर खत्म कर देगा। उसका मानना था कि उसके पास जो ज़्यादा सैनिक हैं इसलिए वो आसानी से ये कर पाएगा। इसलिए रोम की सेना ने अपने सबसे अनुभवी सैनिक बीच में भर लिए थे। वो पास पास कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। आमतौर पर रोम की सेना 3 पंक्तियों में खड़ी होती थी, पर इस बार बीच में कई और पंक्तियां थी। वारो का मानना था कि युद्ध ये बीच के अनुभवी सैनिक जीतेंगे। इस केंद्र के दोनों तरफ लाइट इन्फेंट्री और कोनों में घुड़सवार थे। 10,000 सैनिक उन्होंने शिविर की सुरक्षा के लिए वापस भेज दिए थे। दूसरी तरफ हैनिबल की सेना पंक्ति के बीच में थे सबसे कमजोर सैनिक, उनके दोनों तरफ थे सबसे अनुभवी सैनिक और कोनों में थे घातक घुड़सवार। हैनिबल की सेना में करीब 50,000 सैनिक थे। अब जैसे दोनों सेना एक दूसरे की तरफ बढ़ रही थी, हैनिबल की सेना के बीच का भाग जहां कमजोर सैनिक थे थोड़ा ज़्यादा आगे निकल आया। ये देखकर वारो को विश्वास हो गया कि हैनिबल की सेना अनुशासित नहीं है और उसकी रणनीति सही है। रोम की सेना का अनुभवी केंद्र हैनिबल की सेना के केंद्र से टकराया और बड़ी आसानी से उन्हें पीछे धकेलने लगा। इसी बीच हैनिबल के ज़्यादा शक्तिशाली घुड़सवारों ने दोनों तरफ से रोम के घुड़सवारों को भगा दिया। इन भागते हुए घुड़सवारों में वारो भी शामिल था। रोमन सेना का केंद्र हैनिबल की सेना की पंक्ति के केंद्र को पीछे धकेलता जा रहा था। उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं, हैनिबल के अनुभवी सैनिक उन्हें दाएं और बाएं दिशा से घेर रहे हैं। जब तक उन्हें एहसास हुआ कि यह हैनिबल की चाल थी, वो 3 तरफ से घिर चुके थे। इससे पहले कि वो पीछे हट पाते, हैनिबल के घुड़सवार वापस आए और उन्होंने रोमन सेना को चौथी तरफ से भी घेर लिया। अब वो पूरी तरह से फंस चुके थे और एक एक करके वो सारे मारे गए। उस दिन हैनिबल ने 6 से 8,000 सैनिक खोए और रोम ने करीब 60 से 70,000 सैनिक खो दिए। हैनिबल और रोम शहर के बीच अब कोई नहीं था, पर उसने रोम पर हमला नहीं किया। कुछ इतिहासकार इसे हैनिबल की सबसे बड़ी गलती मानते हैं, पर हैनिबल की तरफदारी करने वालों का मानना है कि हैनिबल जानता था कि रोम की दीवारें बहुत मजबूत थी। लंबे समय तक रोम का घेराव करने के लिए ना उसके पास पर्याप्त मात्रा में सैनिक थे, ना हथियार और ना पैसा। और यह भी माना जाता है कि हैनिबल का मकसद रोम और कार्थेज के बीच एक फायदेमंद समझौता करवाने का था, ना कि रोम पे कब्जा करने का। खैर, कारण जो भी हो, हैनिबल ने रोम पर हमला नहीं किया। रोम ने भी इतने सैनिक खोने के बाद हार नहीं मानी और फैबियस की योजना के अनुसार हैनिबल की सेना को धीरे धीरे तोड़ने का फैसला किया। हालांकि वो कोशिश करते थे कि हैनिबल से खुले मैदान में ना मिले, पर फिर भी अगले कुछ सालों में हैनिबल ने कई और रोमन सेनाओं को हराया, जैसे सिलारिस की लड़ाई में, हर्डोनिया की 2 लड़ाइयों में और नुमिस्ट्रो की लड़ाई में। पर हैनिबल की सेना कमजोर पड़ रही थी। उसे अपनी मातृभूमि कार्थेज से कोई मदद नहीं मिल रही थी। उनका ध्यान आइबेरिया और सिसिली की तरफ था और उन्हें इटली में कोई दिलचस्पी नहीं थी। हैनिबल को आइबेरिया और हिस्पैनिया से भी कोई मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि रोम ने इस इलाके को लगभग पूरी तरह से जीत लिया था। आखिर में रोम ने सिसिली भी कार्थेज से जीत लिया। ऐसे करते करते 15 साल बीत गए। 203 BC में रोम ने कार्थेज पर सीधा हमला करने का निर्णय लिया और मातृभूमि की सुरक्षा करने के लिए हैनिबल को कार्थेज वापस बुला लिया गया। रोम की सेना का नेतृत्व कर रहा था बेटा स्किपियो, हाँ वही जो टिकिनस की नदी के युद्ध में बच के भाग गया था। वो अब एक शातिर और प्रतिभाशाली सेनापति बन चुका था। असल में यही वो स्किपियो है जो आगे चल के स्किपियो अफ्रीकानस के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जिसे हैनिबल के साथ इतिहास के सर्वश्रेष्ठ सेनापतियों में गिना जाता है। समझिए, अगर हैनिबल का जन्म युद्ध के लिए हुआ था
तो स्किपियो का जन्म हैनिबल को टक्कर देने के लिए हुआ था। इन दोनों का सामना हुआ 202 BC में जामा के युद्ध में। हैनिबल के पास 36,000 सैनिक, 4,000 घुड़सवार और 80 लड़ाकू हाथी थे। स्किपियो के पास 29,000 सैनिक और करीब 6,000 घुड़सवार थे। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि जो नुमिडियन घुड़सवार हैनिबल की सेना का ब्रह्मास्त्र हुआ करते थे, अब वो रोमन सेना का हिस्सा थे। युद्ध की शुरुआत हुई हाथियों के आक्रमण से, पर स्किपियो तैयार था। उसके सैनिकों ने जोर जोर से बिगुल बजाना शुरू किया। इससे हाथी घबरा गए और मुड़ के कार्थिज के बाएं किनारे के घुड़सवारों से जा टकराए। मौका देखकर रोम के दाएं किनारे के घुड़सवारों ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें मैदान से दौड़ाना शुरू कर दिया। बाकी के हाथियों ने फिर हमला कर दिया। स्किपियो इसके लिए भी तैयार था। जैसे ही हाथी पास आए, सैनिक परे हट गए और उनके हटने से जो जगह बनी, हाथी उसमें घुस के फंस गए और सैनिकों ने उनसे निपट लिया। फिर रोम के बाएं किनारे के घुड़सवारों ने भी हमला कर दिया और कार्थिज के दाएं किनारे के घुड़सवार मैदान से भागने लगे। पर यह हैनिबल की चाल थी। वो चाहता था कि रोम के घुड़सवार मैदान से दूर चले जाएं, और ऐसा ही हुआ। अब दोनों तरफ सैनिकों की 3-3 पंक्तियां बची थी। एक घमासान लड़ाई शुरू हुई। कभी रोम का पलड़ा भारी होता था तो कभी कार्थिज का। आखिर में कार्थिज की सिर्फ अंतिम पंक्ति बची थी और स्किपियो के पास भी बराबर संख्या में सैनिक बचे थे। फर्क यह था कि कार्थिज के सैनिक हैनिबल के सबसे अनुभवी सैनिक थे। कुछ लोग तो इन्हें इतिहास के सबसे अनुभवी सैनिक मानते हैं। अब स्किपियो को लगने लगा था कि हैनिबल का लक्ष्य शुरू से ही शायद यही था। उसने अपने सैनिकों को एक पंक्ति में संगठित किया और दोनों सेनाएं फिर से टकराई। ऐसा लगने लगा था कि हैनिबल जीत जाएगा, पर अचानक ही रोम के घुड़सवार मैदान में वापस आए और उन्होंने कार्थिज की सेना को पीछे से घेर लिया, ठीक वैसे ही जैसे हैनिबल रोम के साथ किया करता था। इसके साथ युद्ध समाप्त हुआ, कार्थिज की हार हुई और रोम दूसरा प्यूनिक युद्ध जीत गया। हार के बाद हैनिबल ने राजनीति में कदम रखा। वो कार्थिज की सरकार का परमाधिकारी बना। जब उसे पता चला कि कार्थिज के कुलीन परिवार कई सालों से अवैध तरीके से धन और संपत्ति दबाकर बैठे हैं, तो उसने स्थिति सुधारने के लिए नए नियम और कानून बनाए। ये सब 7 साल तक चला और कार्थिज दूसरे प्यूनिक युद्ध के नुकसान से उभरने लगा। ये देखकर कि कार्थिज और हैनिबल चैन की जिंदगी गुजार रहे हैं, रोम की ईर्ष्या फिर से पनपने लगी। इससे पहले कि रोम हैनिबल के समर्पण की मांग करता, वो कार्थिज से भाग निकला। उसे पता था कि उसने कार्थिज के अमीर लोगों से दुश्मनी मोल ले ली है और इस बार अगर रोम ने उसके समर्पण की मांग की तो वो उसे रोम के हवाले कर देंगे। वो टायर और एंटियोक होता हुआ एफिसस पहुंचा। एफिसस एनाटोलिया में एक आयोनियन ग्रीक शहर था। उसने कुछ साल सेल्यूसिड साम्राज्य के राजा एंटियोकस III की मदद की रोम के खिलाफ लड़ने में। पर जब एंटियोकस आखिर में हार गया तो हैनिबल को लगने लगा कि एंटियोकस उसे रोम के हवाले कर देगा, तो वहां से भाग निकला। वो बिथिनिया नाम के राज्य में पहुंचा, जहां उसने प्रूसियस नाम के राजा की मदद की रोम के एक सहयोगी के खिलाफ लड़ने में। पर रोम के दबाव में आकर प्रूसियस ने हैनिबल का पता उन्हें दे दिया। हैनिबल की मृत्यु का सही कारण और वक्त तो किसी को नहीं पता, पर उसकी मृत्यु 183 BC से 181 BC के आसपास हुई। कुछ लोग कहते हैं कि वो बीमारी के कारण मारा गया और कुछ लोग कहते हैं कि उसने जहर पी लिया। जब उसने देखा कि रोमन सैनिक उसके घर की ओर बढ़ रहे हैं तो वो नहीं चाहता था कि वो उसे जिंदा पकड़ पाए। कहते हैं कि मरने से पहले हैनिबल ने एक पत्र छोड़ा जिसमें लिखा था, चलो इतने साल से जो रोम की चिंता का कारण है उसे आज खत्म करें। एक बूढ़े आदमी की मौत का इंतजार कर सकें, इतना उनमें सब्र नहीं। हैनिबल के जाने के बाद कार्थेज भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाया। महज 35 साल बाद रोम ने कार्थेज पर हमला कर उसे इस कदर बर्बाद किया कि इतिहास से उसका नामो निशान लगभग गायब ही हो गया। हैनिबल की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि उसका पूरा जीवन सिर्फ युद्ध में ही निकल गया, पर उसकी कहानियों से लगता है कि उसे इस बात से कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन रोम और कार्थेज की इस लड़ाई में जो सैकड़ों बेगुनाह मारे गए, उनकी शिकायतों के लिए इतिहास के पन्नों में जगह कहाँ। हैनिबल युद्ध के मामले में अलेक्जेंडर की तरह कुशल, समझदार और बहादुर तो था, पर अफसोस उसके पास अलेक्जेंडर जैसी किस्मत नहीं थी। हैनिबल वो इंसान था जिसने अकेले ही रोम जैसी महाशक्ति को इतनी बुरी तरह हिला कर रख दिया था कि उन्हें पीढ़ियां लग गई उसे भूलने में। ये थी हैनिबल की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।